नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेवी एंड सीवी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, ये हमारा एक नया सेशन शुरुआत कर रहे हैं आज से हम लोग, जिसमें हम लोग एक पार्टिकुलर यूनिट को 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। सेशन का नाम है रिवीजन इन नटसेल। तो आज का जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 20 है, जो कि बेस्ड है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे। बेसिकली आप जानते होंगे कि एक चैप्टर जैसे 20 से 30 पेज में कवर्ड है आपके मैकमिलन बुक में। तो इस वीडियो में दोस्तों इस प्रकार के जो 10 से 15 स्लाइड के अंदर हम लोग एक चैप्टर को कवर करेंगे और वो लगभग 10 से 15 मिनट में आपको कवर हो जाएगा, तो आप क्विकली रिवाइज कर पाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को, यूनिट नंबर 20 इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। पहला पॉइंट है कि कैपिटल का मतलब क्या होता है कि मनी या रिसोर्स। ठीक है, मनी या रिसोर्स जो कि हम जरूरत है ताकि हम बिजनेस को ग्रो कर सकें और बिल्ड कर सकें। तो जब एनफ कैपिटल अवेलेबल होगा तो बिजनेस एक्सपेंड कर पाएगी, जॉब क्रिएट कर पाएगी, इनोवेट कर पाएगी। ठीक है, तो जो कि हेल्प करेगा इकोनॉमी को ग्रो करने में, वही कहा जा रहा है कि कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंटरप्रेन्योर के रिगार्डिंग। क्या मतलब हुआ कि एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो अपने बिजनेस को खुद से स्टार्ट करते हैं। उनके पास अच्छा आइडियाज होता है लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता खुद का, ताकि उस आइडिया को रियलिटी में बदल सके, तो उनको कैपिटल चाहिए होता है। ठीक है, तो कैपिटल क्यों चाहिए? स्पेस रेंट करने के लिए, इक्विपमेंट के लिए, एम्प्लॉय को हायर करने के लिए। फिर थर्ड पॉइंट बताया जा रहा है कि जो लोग हैं और जो बिजनेस है जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है सेव करने के लिए, जैसे कुछ वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, राइट, और वो क्या करते हैं, अपना पैसा बैंक में डालते हैं या उसे फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और तब जाके बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो उस पैसे को एंटरप्रेन्योर को देती है, जिनको ये पैसा चाहिए ताकि अपने बिजनेस को वो स्टार्ट या ग्रो कर सके। तो इस तरह से क्या होता है कि जो एक ग्रुप का जो सेविंग है वो दूसरे ग्रुप के एस्पिरेशन को सपोर्ट करता है। वही कहा जा रहा है कि सेविंग फ्रॉम दोज टू विद सरप्लस टू एंटरप्रेन्योर विच हैविंग डेफिसिट। तो ये बातें समझ में आई आपको? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें क्या बताया जा रहा है? इसका मतलब कि ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा रहा है और इसके पास कोई स्ट्रिक्ट रूल भी नहीं है जैसे कि बैंक के पास है। तो और दूसरी बात है कि ये सस्ता है, लो कॉस्ट लिखा हुआ है यहाँ। पहला पॉइंट अनरेगुलेटेड, दूसरा पॉइंट है कि सस्ता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम फी है, बहुत ही कम पेपर वर्क है, और ये जो है ट्रस्ट पे डिपेंड करता है और पर्सनल रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे मनी लेंडर्स हो गए, तो जो लोग पैसा लेंड करते हैं दूसरे आदमी को लोकल कम्युनिटी में। फिर हो गया हमारा ग्रुप या एसोसिएशन, यानी कि कम्युनिटीज या ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मेंबर कंट्रीब्यूट करते हैं पैसा रेगुलरली। फिर हमारे कुछ लोकल ब्रोकर्स हो गए। लोकल ब्रोकर्स वो इंडिविजुअल होते हैं जो कि हेल्प करते हैं बोरोवर को कनेक्ट करने में लेंडर के साथ उनके कम्युनिटी में। तो ये सब ये हो गया हमारा इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब देखिए, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम ऑर्गेनाइज होता है, यानी कि इस चीज़ के अंदर बैंक्स, इन्वेस्टमेंट फर्म्स या दूसरे ऑफिशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होता है। दूसरा है रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन होते हैं, मैंने पहले बताया आपको रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद दोस्तों दे आर द की टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो हमारा फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम था वो एक बिग रोल प्ले करता है इकोनॉमी को हेल्प करने में। एक सेफ और लेवल भी प्रोवाइड करता है लोग और बिजनेस को, ताकि वो पैसा को सेव कर सके और इन्वेस्ट कर सके। तो जब पैसा इस सिस्टम से स्मूथली फ्लो करेगा ना, तो इससे क्या होगा, बिजनेस एक्सपेंड होगा, जॉब क्रिएशन होगा, इनोवेशन होगा। फिर कह रहा है कनेक्ट सेवर टू एंटरप्रेन्योर। मैंने पहले बताया कि सेवर जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है स्पेयर करने के लिए, वो उसे बैंक में जमा करते हैं, और फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उस पैसे को एंटरप्रेन्योर को देती है जिनको वो कैपिटल चाहिए। तो ये पॉइंट सब समझ में आ गया, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है। एंड वी हैव डिस्कस फॉर्मल, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, एग्जांपल भी मैंने आपको समझा दिया। इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज होता है, अनरेगुलेटेड होता है, फॉर्मल रेगुलेटेड होता है, ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए दो तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं फॉर्मल में। तो पहला होता है हमारा डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या हुआ कि ये वो जगह होता है जैसे बैंक हो गया, क्रेडिट यूनियंस हो गए, जहाँ पे लोग अपना पैसा जमा करते हैं और वो पैसा जो है इंडिविजुअल या बिजनेस को लैंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक के बारे में बात किया जा रहा है कि बैंक डिपॉजिट कलेक्ट करती है, लोन देती है। दूसरा होता है नॉन डिपॉजिटरी, मतलब ये कुछ एंटिटीज होते हैं जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, म्यूचुअल फंड हो गया, ब्रोकर हो गए। ये डिपॉजिट नहीं लेते लेकिन फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी या इन्वेस्टमेंट फंड। तो दो तरह के फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का दो पार्ट हो गया, डिपॉजिटरी और नॉन डिपॉजिटरी। अब देखिए एक और कैटेगराइजेशन है फॉर्मल इंस्टीट्यूशन का, वो भी देख लीजिए। पहला होता है हमारा रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर क्या होता है, कुछ गवर्नमेंट बॉडीज है जैसे आरबीआई, आईआरडीए, एससीबी, फुल फॉर्म आपको पता होगा। आईआरडीए का होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सीबी का होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये श्योर करते हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट है और जो इंस्टीट्यूशन है वो रूल्स को फॉलो करे और फेयरली ऑपरेट करे। दूसरा तरह का होता है इंटरमीडिएटरी, यानी कि दोस्तों ये कुछ कमर्शियल बैंक है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। तो ये डिपॉजिट लेते हैं सेवर से और उस लोन प्रोवाइड करते हैं बोरोवर को।
और तीसरा तरीका दिया हुआ है वो है नॉन इंटरमीडिएटरी, यानी दोस्तों ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सिडबी। सिडबी क्या होता है, एक्चुअली उल्टा फॉर्म लिख दिया, SIDBI होगा। सिडबी क्या है दोस्तों, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये डिपॉजिट नहीं लेते डायरेक्टली, लेकिन ये फाइनेंशियल सपोर्ट और असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक सेक्टर को या कॉर्पोरेशन को, जैसे कि एग्रीकल्चर या स्मॉल बिजनेस। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब यदि हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में दो पार्ट हो गया, एक तो एसेट साइड हो गया, एक लायबिलिटी साइड हो गया। तो देखिए एसेट साइड के अंदर क्या होता है कि वो चीज जैसे कि लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ऑफर करती है ताकि पैसा कमा सके, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसेट साइड। और दूसरा होता है हमारा लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में क्या होता है कि वो चीजें जिसकी जैसे कि कस्टमर का डिपॉजिट, इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उधार लेते हैं दूसरे से, वही कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब प्लेसेस वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर बॉट एंड सोल्ड। अब देखिए ये लायबिलिटी साइड में क्या होता है, डिपॉजिट और इंश्योरेंस पॉलिसी। अब तीसरा होता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, तो दोस्तों ये कोई फिजिकल मार्केट नहीं है, लेकिन एक सिस्टम है जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, बॉन्ड मार्केट हो गया। ये वो जगह है जहाँ पे लोग और बिजनेस जो है स्टॉक को, बॉन्ड्स को, करेंसीज को ट्रेड करते हैं। समझ में आया, कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट डिटरमाइन प्राइस थ्रू सप्लाई एंड डिमांड। इसको समझिए, इसका क्या मतलब हुआ कि दोस्तों जैसे कि हमारे रेगुलर मार्केट में होता है जहाँ पे आप ग्रोसरीज खरीदते हैं, उसी तरह दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट में जो प्राइजेस है ना वो ऊपर चली जाती है। कब ऊपर जाती है प्राइस, जब बहुत सारे लोग जो है, जब डिमांड बढ़ता है, जब बहुत सारे लोग जो है किसी चीज़ को डिमांड करते हैं, तो डिमांड होने से प्राइस बढ़ जाता है। और नीचे कब आता है प्राइस, नीचे तब आता है प्राइस जब लोग खरीदना चाहते हैं। ठीक है, देखिए यदि बहुत सारे लोग किसी चीज़ को खरीदना चाहेंगे, जब डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, और नीचे तब जाएगा जब बहुत कम लोग खरीदना चाहेंगे, when few people want to buy। तो जब कम लोग खरीदना चाहेंगे तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो समझिए कि कितना लोग खरीदना चाह रहे हैं किसी चीज़ को, कितना लोग पे करना चाह रहे हैं किसी चीज़ के लिए, और कितना अवेलेबल है, यानी डिमांड और सप्लाई। तो सप्लाई और डिमांड ही डिटरमाइन करता है प्राइस को फाइनेंशियल मार्केट में। यहाँ तक समझ में आए। अब देखिए फाइनेंशियल मार्केट समझिए कि बड़ा स्टोर है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को ट्रेड करते हैं। क्या क्या ट्रेड करते हैं, जैसे कि आप मनी को ट्रेड करते हैं, करेंसीज को ट्रेड करते हैं, ठीक है, कुछ गुड्स को ट्रेड करते हैं जैसे कि गोल्ड या ऑयल, स्टॉक, फॉरेन करेंसी, इन सभी को ट्रेड किया जाता है। तो इसको ऐसे समझिए कि ये ह्यूज मार्केट प्लेस है जहाँ पे लोग इन सभी चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं उनके वैल्यू और डिमांड के बेसिस पर। अब देखिए फाइनेंशियल मार्केट को चार ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला आता है मनी मार्केट। मनी मार्केट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लैंडिंग होता है। समझिए कि आप शॉर्ट पीरियड के लिए, कम अवधि के लिए लैंड कर रहे हैं, जैसे कि कुछ दिन के लिए आप लैंड कर रहे हैं, कुछ मंथ के लिए आप लैंड कर रहे हैं। अब इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जैसे कमर्शियल पेपर हो गया, ठीक है, जो कि शॉर्ट टर्म लोन होता है। शॉर्ट टर्म लोन कंपनीज यूज टू फंड देयर डेली ऑपरेशन। तो ये तो हो गया मनी मार्केट। दूसरा होता है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, जहाँ पे लोग जो है अलग अलग करेंसीज को ट्रेड करते हैं। करेंसी को ट्रेड करना कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि डॉलर को ट्रेड कर रहे हैं यूरो से, ठीक है। उसके अलावा तो ये एक बिग मार्केट प्लेस है करेंसीज के लिए फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो ये मैंने आपको फाइनेंशियल मार्केट को डिवाइड किया, दो कैटेगरी बताया। तीसरा कैटेगरी हमारा कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है, तो कैपिटल मार्केट वो जगह होता है जहाँ पे लोग जो है चीज़ें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को खरीदते हैं, जैसे स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉक बेचते हैं। स्टॉक क्या रिप्रेजेंट करता है, कंपनी की ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो दूसरी बात, इसका एग्जांपल आप बॉन्ड भी ले सकते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट का मैं नाम बता दूं, जैसे स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया। तो बॉन्ड क्या है, बॉन्ड जैसे लोन है, लोन दिया जाता है किसी कंपनी या गवर्नमेंट को। तो ये वो चीज़ के लिए होता है जो कि आप लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो कैपिटल मार्केट ये होता है कि लोग जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को खरीदते हैं और बेचते हैं, जैसे कि स्टॉक हो गया। अब इंश्योरेंस मार्केट की यदि हम बात करें तो इंश्योरेंस मार्केट में क्या होता है कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मिलता है ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने बिलोंगिंग को प्रोटेक्ट कर सकें रिस्क से, जैसे कार एक्सीडेंट हो गया या हेल्दी प्रॉब्लम हो गया। दीज आर कॉल्ड इंश्योरेंस मार्केट। तो ये मैंने आपको चार मार्केट समझा दिया, फिर से रिकॉल कर लीजिए क्या क्या मार्केट था। पहला था मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस मार्केट। होपफुली क्या था, क्लियर है। अब नेक्स्ट वन को देखते हैं। नेक्स्ट में बताया जा रहा है कि अब मैं आपको समझाता हूँ कि जो डेवलपमेंट हुआ है फाइनेंशियल सिस्टम का, वो उसको हम चार फेज में डिवाइड कर सकते हैं। ये पूछा जा सकता है, चार फेज होते हैं। पहला है हमारा प्री इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस में दोस्तों जब भारत आज़ादी ने गेन करने से पहले, आज़ादी मिलने से पहले जो इनफॉर्मल लैंडर्स थे, कौन कौन इनफॉर्मल लैंडर्स थे, जैसे कि ट्रेडर्स हो गए, जैसे कि मर्चेंट्स हो गए, ठीक है, वो जो है लैंडिंग को डोमिनेट करते थे। पहला जो कमर्शियल बैंक आया था उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब आया था, ये था हमारा 70s में,
ठीक है, ये तो पहला फेज था, इसको प्री इंडिपेंडेंस बोलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, 1947 से लेके 1991 तक। इसमें क्या हुआ था कि हम जब जब भारत को आज़ादी मिल गई तो सरकार जो है रेगुलेट करने का चार्ज ले ली, फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करने का चार्ज ले ली। सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक को स्टैब्लिश किया, राइट, जो कि बैंक ऐसी थी जो कि सरकार के द्वारा खरीदी गई थी, ऑपरेट की जा रही थी। उसके बाद आता है पोस्ट लिबरलाइजेशन 1991 टू 2010। तो इसमें क्या हुआ कि भारत ने अपना इकोनॉमी को खोल दिया, ओपन कर दिया। पहले क्लोज इकोनॉमी था, ओपन इकोनॉमी हो गया, जिससे प्राइवेट प्लेयर जो है फाइनेंशियल सेक्टर को इंटर कर सकते थे। तो नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया, किस कारण से, तो लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स। तो मैंने आपको 3 फेज बताया, एक तो प्री इंडिपेंडेंस, एक पोस्ट इंडिपेंडेंस और एक पोस्ट लिबरलाइजेशन। अब एक है हमारा पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद क्या हुआ कि फोकस जो है शिफ्ट हो गया कि हम फाइनेंशियल सर्विस को एक्सेसिबल बनाएं सभी के लिए, खासकर जो लोग रूरल एरिया और मार्जिनलाइज कम्युनिटी में है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको 4 फेजेस समझाए। अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ, प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करता हूँ। सबसे पहले अर्ली रेफरेंस दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो देखिए बैंकिंग प्रैक्टिस जो भारत में था उसको आप ट्रेस कर सकते हैं एंशियंट टाइम में। तो पहले क्या था कि जैसे आपको यहाँ देख सकते हैं 4th सेंचुरी के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ दिखाया गया है कि लोगों के पास सिस्टम था कि वो पैसे को टू फॉर मैनेजिंग मनी एंड लैंडिंग टू एवरी 1004 ईयर, समझा। तो दोस्तों ये बताया जा रहा है कि एवरी रेफरेंस टू बैंकिंग इन 4th सेंचुरी BC। तो बैंकिंग प्रैक्टिस जो भारत में था उसको आप एंशियंट टाइम में ट्रेस कर सकते हैं, जो कि 4th सेंचुरी BC से रिगार्डिंग है। फिर सेकंड पॉइंट बताया जा रहा है कि बहुत सारे बैंक को स्टार्ट किया गया इस पीरियड में, लेकिन बहुत सारे बैंक लंबे अवधि तक नहीं रहे। एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे बैंक ऑफ हिंदुस्तान का, जो कि आप देख सकते हैं 1770 से लेकर 1832 तक लगा, लेकिन ये क्लोज हो गया बहुत सारे कारणों से। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि कुछ बैंक थे स्टैब्लिश किए गए थे ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो फाइनेंस को मैनेज कर सके भारत के अलग अलग रीजन में। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे देखिए नाम लिखा गया है, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, फिर बैंक ऑफ बंगाल। तो ये तीनों के तीनों बैंक जो थे वो मर्ज हो गए 1921 में, ताकि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कवर कर सकें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज इन 1955। यहाँ देखिए लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1955 था तो उसमें इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय सरकार ने ले लिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो अब हम बात करते हैं, ये तो था हमारा प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। अब प्री इंडिपेंडेंस एरिया में कुछ और पॉइंट देखते हैं। फिर पॉइंट बताया जा रहा है कि बहुत सारे बैंक फेल कर रहे थे, लेकिन कुछ जैसे पंजाब नेशनल बैंक जो है वो क्या सक्सेसफुल थे और इस पीरियड में थ्राइव किए थे। 1874 की बात की जा रही है। फिर दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताया जा रहा है कि इसको सेटअप किया गया था 1875 में, और ये पहला स्टॉक एक्सचेंज था एशिया में। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं स्टॉक्स को। एंड तो वही पॉइंट बताया जा रहा है। अब देखिए मार्केट टर्बुलेंस के बारे में बताया जा रहा है कि मार्केट टर्बुलेंस मतलब क्या हुआ कि 1920 में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई, इस कारण से बहुत सारे बैंकें जो है शट डाउन हो गई। इस तो बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए और ऐसे क्राइसिस को बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया 1935 में एज ए रेगुलेटर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन को मैनेज करने के लिए और एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो कुछ रेगुलेशंस लाए गए, जैसे कि डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, जिसको हम लोग DIR बोलते हैं। तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं DIR बोलते हैं। तो देखिए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए और एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ रेगुलेशन लाया गया, जैसे DIR डिफेंस ऑफ इंडिया रूल। तो कब लाया गया? 1959 में, देखिए 1939 में सॉरी। तो ये बेसिकली इसको फॉलो किया गया फेरा के द्वारा। फेरा कब आया? 1947 में आया। देखिए दोस्तों एफर्ट तो डाला गया कि बैंक को स्टैब्लिश किया जाए, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे बैंक जो है फेल कर गए, जिससे लोगों को इनफॉर्मल मनी पे रिलाई करना पड़ा, इनफॉर्मल मनी लैंडर को रिलाई करना पड़ा, ताकि अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकें। अब मैं आपको बताता हूँ कि पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, 1947 टू 1991 क्या हुआ, जरा देखते हैं। दोस्तों भारत को इंडिपेंडेंस मिल चुका था। भारत ने प्रायोरिटाइज किया कुछ हम सोसाइटी और बिल्डिंग एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। तो ये पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है हमारा प्लान्ड इकोनॉमी एंड प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब क्या हुआ कि भारत एक प्लान्ड अप्रोच को फॉलो किया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिसमें दोनों पब्लिक सेक्टर, यहाँ पे देखिए लिखा है पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, और प्राइवेट बिजनेस जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी में। सो ये था प्लान इकोनॉमी के रिगार्डिंग। अगला मैं आपको समझाता हूँ की नेशनलाइजेशन के रिगार्डिंग। की नेशनलाइजेशन में पहला पॉइंट क्या है? देखिए सरकार ने सारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कंट्रोल ले लिया, ताकि इंश्योर करे कि वो नेशन के इंटरेस्ट को सर्व करे। तो देखिए भारत ने नेशनलाइज किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1948 में, फिर SBI को नेशनलाइज किया 1955 में,
और फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया 1956 में। अब जरा फेज टू का आगे जारी रखते हैं। तो पहला पॉइंट है कि क्या इशूज है, इशूज विद लिमिटेड रिच ऑफ द बैंक फाइनेंस। देखिए पुअर जो जो गरीब लोग थे जो कि वैल्यूएबल आइटम्स को ऑफर नहीं करते थे सिक्योरिटी के रूप में बैंक लोन के लिए, वो क्या करते थे, वो फेल प्रे टू द मनी लेंडर। जो मनी लेंडर क्या करते थे, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट रेट पे चार्ज करते थे। तो बैंक जो है बिग इंडस्ट्री को सर्व करता था, जो एग्रीकल्चर है उसको ओवरलुक करता था, और स्मॉल बिजनेस और एक्सपोर्ट को भी ओवरलुक करता था। लेकिन दोस्तों फिर क्या हुआ 1991 में, ओके सो यहाँ तक फेज टू हो गया। अब देखिए इसको कैसे एड्रेस किया जाए, ये तो हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो इसको एड्रेस करने के लिए 1969 में आप यहाँ देख सकते हैं टू एड्रेस द इशू यहाँ देखिए 1969 में क्या हुआ कि सरकार ने जो है बहुत सारे प्राइवेट बैंक का कंट्रोल ले लिया ताकि इंश्योर करे कि वो जो है सर्विस सेक्टर के नीड्स को सर्व करें। तो देखिए 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था 1969 में, और फिर उसके बाद आप 1980 का भी देख सकते हैं। तो 1980 में जो है कितना बैंक टोटल 6, ठीक है। गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा बैंक को नेशनलाइज किया, यानी 6 बैंक को नेशनलाइज किया, इसका डिपॉजिट 200 करोड़ से ज़्यादा था, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोर गवर्नमेंट इनिशिएटिव। कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव का मैं आपको नाम बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले जीआईसी होता है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो सरकार ने जीआईसी को सेटअप किया ताकि जो है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी पे टेक ऑफ कर सके। इसका एम होता है कि फेयर और एक्सेसिबल इंश्योरेंस सर्विस सभी के लिए। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो आपको पता ही है, सॉरी रीजनल रूरल बैंक आरआरबी को कब सेटअप किया गया, 1975 में सेटअप किया गया। तो बेसिकली इसको क्रिएट किया गया था ताकि बैंकिंग सर्विस को रूरल एरिया में हम ला सकें, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास एक्सेस नहीं होता है बैंक का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो यहाँ पे अगला पॉइंट है हमारा ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आप यहाँ देख सकते हैं डीएफआई के बारे में लिखा गया है, इसे समझते हैं। देखिए दोस्तों डीएफआई जैसे कि हमारा आईएफसीआई होता है। आईएफसीआई क्या होता है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और कुछ एसएफसीज होते हैं। एसएफसीज क्या है हमारा, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो ये दो तरह के होते हैं। इसको सेटअप किया गया ताकि स्पेशलाइज फाइनेंशियल सर्विस को हम प्रोवाइड कर सकें स्पेसिफिक सेक्टर को, जैसे कि इंडस्ट्री या स्टेट लेवल बिजनेस। तो इसका एम ये है कि हमारा हम सपोर्ट मोर सब। तो आप तो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फेज 2 के बारे में बात किया जा रहा है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि डीएफआई क्या है। तो दोस्तों आईसीआईसीआई को एस्टैब्लिश किया गया था, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको आईसीआईसीआई बोलते हैं। इसको 1955 में एस्टैब्लिश किया गया था, 1925 एस्टैब्लिश किया गया ताकि जो हमारा डेवलपमेंट बैंकिंग है उसके स्कोप को हम बढ़ा सकें। जैसे मान लीजिए कि ये कंपनी को हेल्प किया ताकि वो फंड को रेज कर सके अपने स्टॉक रेशियोज को गारंटी करते हुए। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसने इन्वेस्टर को एश्योर किया कि उन्हें पैसा वापस मिल जाएगा यदि स्टॉक अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा तो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई फोस्टर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय सेटिंग अप इंस्टीट्यूशन। देखिए आरबीआई जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को फोस्टर करने में। इसने कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को फोस्टर किया, पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया 1964 में। फिर नबार्ड और एक्जिम को 1982 में। तो इसमें क्या था कि इसका फोकस, नबार्ड का फोकस था एग्रीकल्चर पे और रूरल डेवलपमेंट पे, और एक्जिम का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को फैसिलिटेट कर रहा था। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो एनएचबी है 1900, फिर एनएचबी आपको पता होगा नेशनल हाउसिंग बैंक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में बताया जा रहा है कि इसने हाउसिंग फाइनेंस को प्रमोट किया और लोगों को हेल्प किया घर खरीदने में। फिर सिडबी होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। तो सिडबी क्या किया, इसने जो है स्मॉल इंडस्ट्री के ग्रोथ को सपोर्ट किया, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग देम विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों अब हम लोग फेज 3 की बात करते हैं। आई थिंक इट इज फेज 2 कंटिन्यू मोर गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो सबसे पहले आता है यूटीआई। यूटीआई क्या होता है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो यूटीआई को क्रिएट किया गया था ताकि लोगों को हम इंकरेज करें कि वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, जो कि इन्वेस्टमेंट स्कीम है। यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर के जो लोग हैं वो अपने जहाँ वेयर, तो ये यूटीआई में क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होते हैं जहाँ पे पैसा इन्वेस्टर से लिया जाता है ताकि इन्वेस्ट कर सके बहुत सारे एसेट में, जैसे स्टॉक हो या बॉन्ड। फिर डीआईसी क्या होता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। दोस्तों डीआईसी को फॉर्म किया गया था ताकि वो इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड कर सके बैंक डिपॉजिट का। ये इंश्योर करता है कि यदि बैंक फेल कर जाए तो डिपॉजिटर जो है उनको अपना पैसा वापस मिल जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट है हमारा फेज 2 कंटिन्यू। तो फेज 2 कंटिन्यू में पहला पॉइंट है हमारा प्राइवेटनेस रेडनेस। तो
तो इसमें देखिए फिर और कुछ है, BSE क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो BSE एक मेजर स्टॉक एक्सचेंज है भारत में, ये इंट्रोड्यूस किया गया था, इसने सेंसेक्स को इंट्रोड्यूस किया था। सेंसेक्स क्या होता है, सेंसेक्स एक इंडेक्स होता है, ठीक है, जो कि जो कि ट्रैक करता है हमारे टॉप 100 शेयर के परफॉर्मेंस को बेस्ड ऑन द टोटल वैल्यू इन द स्टॉक मार्केट। इससे आपको आइडिया मिलता है कि कितना अच्छा ओवरऑल स्टॉक मार्केट है। तो दोस्तों यही है हमारा BSE के बारे में मैंने आपको समझाया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द इंडिया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि पहला पॉइंट है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, लगभग 3% का ग्रोथ था पर साल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन इकोनॉमी जो है उतना ग्रो नहीं किया इस टाइम में, क्योंकि दोस्तों ये बिकॉज इट वाज मोस्टली क्लोज ऑफ फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जो इंटरनेशनल 1960 की बात की जा रही है, क्योंकि क्लोज इकोनॉमी था हमारा, इसीलिए दोस्तों हमारा स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रहा। फिर आया डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो वही मैं बता रहा हूँ कि इंडिया का भारत का जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 में लिया गया, उसको 3 मेन कारण था कि पहला तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो रहा है, दूसरा है हमारा डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। मतलब क्या हुआ, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो भारत जो है एक मेजर मार्केट को लॉस कर दिया अपने एक्सपोर्ट के लिए। तो इसी कारण क्या हुआ, तो वही पॉइंट बताया जा रहा है कि जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो भारत ने अपना बहुत सारा मार्केट यूरोप में एक्सपोर्ट के लिए दे दिया था, भारत उसको लॉस कर दिया। तो ये जो सडन ड्रॉप हुआ था ना डिमांड पर, देखिए पहले तो डिमांड था इंडियन गुड का काफ़ी ज़्यादा, लेकिन क्या हुआ वहाँ कोलैप्स कर गया, इस कारण से डिमांड कम हो गया। जो सडन ड्रॉप हुआ इसने इकोनॉमी को हर्ट किया, क्योंकि दोस्तों कुछ फ्यूअर बायर्स थे उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के। तो ये हमारा पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राइजिंग ऑयल प्राइस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइजिंग ऑयल प्राइस, यानी दोस्तों भारत बहुत सारा तेल जो है दूसरे कंट्री से खरीदता है, और जैसे जैसे ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, आप खुद सोचिए कि ऑयल का प्राइस यदि बढ़ता है तो क्या होता है कि उसको ज़्यादा पैसा एक्सपेंड करना पड़ेगा इंपोर्ट में ज़्यादा पैसा एक्सपेंड करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। उसी वक्त इसका एक्सपोर्ट जो है उतना बढ़ नहीं रहा था, तो इसीलिए दोस्तों ये इनफ पैसा नहीं कमा रहा था अपने 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 वेलकम अबाउट से, राइट। सो दोस्तों ये जो इम्बैलेंस है, इस कारण से क्राइसिस आया हमारे टू मैनेज इंटरनेशनल पेमेंट। ये था हमारा रीजन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का 1991 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बताया जा रहा है कि इवेंट लीडिंग टू लिबरलाइजेशन। पहला है हमारा स्लो ग्रोथ ड्यू टू क्लोज इकोनॉमी। तो भारत का इकोनॉमी इतना ग्रो नहीं किया था क्योंकि पॉसिबली क्लोज था। फिर मैंने आपको सोवियत यूनियन का एग्जांपल बताया कि सोवियत एक्सपोर्ट मार्केट का लॉस होना, जब सोवियत यूनियन ग्रो के पार्ट हुआ तो इंडिया जो है मेजर बायर को लूज कर दिया। फिर राइजिंग ऑयल प्राइस मैंने आपको बताया कि दोस्तों भारत के अंदर बहुत सारे क्रूड ऑयल थे और ऑयल थे, प्राइस जब बढ़ा तो जिसने ज़्यादा पैसा खर्च किया था इंपोर्ट पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्रिटिकली लो कवरिंग वाले 3 वीलर एक्सपोर्ट। यहाँ क्या मतलब है, इसका मतलब समझिए कि बताया जा रहा है कि भारत के पास इतना पैसा नहीं सेव था ताकि वो पे कर सके अपने इंपोर्ट के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रूपी डिवैल्यूएशन बाय 20%। यहाँ देखिए लिखा गया है रूपी डिवैल्यूएशन बाय 20%। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि भारत के गुड को सस्ता बनाने के लिए फॉरेनर के लिए, ताकि फॉरेनर खरीद सकें, तो और इनकरेज करने के लिए एक्सपोर्ट को, तो भारत का जो इंडियन रुपीज़ था उसको 20% कंपेयर कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडियन फोर्स टू सीक इमरजेंसी लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा IMF के रिगार्डिंग पॉइंट मैंने आपको बताया। फिर IMF लोन कम विद द कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। तो दोस्तों ये जो हमारा IMF लोन के डील था उसका एक हिस्सा है। इंडिया हैज टू एग्री टू मेक चेंजेस इन द इकोनॉमी लाइक रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल एंड ओपनिंग अप टू मोर इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखिए नरसिम्हन कमेटी की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट 1991 में कमेटी लाया गया। पहला है कि दोस्तों ये आइडिया ये था कि हम रिऑर्गेनाइज करें बैंकिंग सिस्टम को 4 लेयर में। ये लिखा है ना 4 लेयर बैंकिंग सिस्टम। सबसे टॉप में बहुत बिग बैंक रहेंगे, ठीक है, तो 3 to 4 लार्ज बैंक एट द टॉप। उसके बाद कुछ स्मॉलर रूरल डेवलपमेंट बैंक रहेंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ कोऑपरेटिव बैंक रहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली है जो कि हमारे अलग अलग कम्युनिटी को सर्व करेगा, यही मेन पर्पज है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि बैंक सुपरविजन को ट्रांसफर करना एक नए कॉस्ट सिस्टम एक स्टेट में। तो यहाँ पे एक पॉइंट देखिए बताया जा रहा है कि ट्रांसफर बैंक सुपरविजन टू न्यू क्वासी इकोनॉमिक। मतलब क्या हुआ कि इसने नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंड किया कि हम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बैंक को सुपरवाइज करने का वो एक नए इंडिपेंडेंट बॉडी को देते हैं जो कि क्लोजली काम करेगा RBI के साथ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेजुअली रिड्यूसिंग SLR। मतलब क्या हुआ कि SLR एक डिपॉजिट का वो पोर्शन होता है जो कि बैंक जो है लिक्विड एसेट में होल्ड करती है, जैसे कि कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। और जो रिकमेंडेशन ये था कि हम ग्रेजुअली इस रिक्वायरमेंट को कम करें जिससे बैंक जो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे सके कि कितना वो मैनेज करेगी उन सभी चीज़ों को।
नेक्स्ट हमारा ये तो था हमारा ये नरसिम्हन कमेटी वन। नरसिम्हन कमेटी वन में कुछ और पॉइंट देते हैं। अचीव 8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इन फेजेस, मतलब कि इंश्योर करे कि बैंक के पास इनफ कैपिटल रहे ताकि वो पोटेंशियल लॉसेस को कवर कर सके, ये भी एक पॉइंट था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि एलिमिनेट ब्रांच लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शन, मतलब क्या हुआ कि बैंक को अलाउ करे कि वो ब्रांच को ओपन कर सके फ्रीली विदाउट नीडिंग एनी परमिशन। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा इम्प्रूव बैंक ट्रांसपेरेंसी थ्रू ग्लोबल प्रॉपर एसेट क्लासिफिकेशन, मतलब क्या हुआ कि ये श्योर करना कि बैंक एक्टिविटी अपने एसेट को क्लासिफाई करे और डिस्क्लोज करे सारे इन्फॉर्मेशन जो कि उनके फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में है। इससे क्या होगा कि कस्टमर और रेगुलर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा कितना सेफ एंड रिलायबल जो है बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि आप डिरेगुलेट कीजिए इंटरेस्ट रेट को। देखिए यहाँ पॉइंट बताया जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि बैंक को डिसाइड करने दीजिए अपना इंटरेस्ट रेट रेदर देन हैविंग गिवन देम सेट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एस्टेब्लिश एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड, मतलब क्या होता है कि एक फंड क्रिएट करो जो कि बैंक को हेल्प करेगा ताकि वो बैड लोन के साथ डील कर सके। तो ये फंड को इस फंड के माध्यम से जो है हम क्या करेंगे, इन सभी बैड लोन को खरीद सकेंगे बैंक से, जिससे क्या होगा कि उनका बैलेंस शीट क्लियर होगा और हम बिजनेस और इंडिविजुअल को लैंड कर सकेंगे। फिर नरसिम्हन कमेटी वन को कुछ और पॉइंट देख लीजिए। पहला है कि लैंडिंग को बढ़ाना, मतलब ये हुआ कि हम SLR को कम करें, SLR को क्या करें कम करें, CRR को क्या करें कम करें, तो बैंक के पास कम पैसा रहेगा रिजर्व में, इससे क्या होगा कि उनके पास फंड ज़्यादा होगा इन सभी इंस्टीट्यूशन को लैंड करने का। फिर नेक्स्ट हमारा इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी, इसका मतलब हुआ कि बैंक को रिक्वायर है कि वो डिस्क्लोज करे अपने इनकम को, राइट। तो ये हमारा कहलाता है ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना। तो वो बैंक क्या करे कि डिस्क्लोज करे अपने इनकम को, क्लासिफाई करे एसेट को प्रॉपरली और कुछ पैसा बैड डेब्ट के लिए रखे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इन्हांस्ड बैंक स्टेबिलिटी। देखिए पॉइंट बताया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक को मैंडेट किया गया ताकि वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करे 60% का। ठीक है, इंश्योर करे कि उनके पास इनफ कैपिटल है ताकि लॉसेस को कवर कर सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट ड्रिवन इंटरेस्ट रेट। तो दोस्तों बैंक को अलाउ किया गया कि वो अपना डिपॉजिट और लोन इंटरेस्ट रेट सेट करे बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। इसका मतलब कि रेट जो है कुछ फैक्टर के द्वारा डिटरमाइन किया जाता था, जैसे कि कॉम्पिटिशन क्या है, इकोनॉमी का स्टेट क्या है, ना कि सरकार तय करती थी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज नरसिम्हन कमेटी वन 1991 कंटिन्यूड। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेब्ट रिकवरी। डेब्ट रिकवरी का मतलब क्या होगा कि स्टैब्लिश लॉ और ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश किया गया ताकि बैंक रिकवर कर सके लोन को क्विकली। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज कॉम्पिटिशन। तो प्राइवेट बैंक को अलाउ किया गया कि वो मार्केट को ज्वाइन करे ताकि कॉम्पिटिशन को इंकरेज कर सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल एक्सेस। कैपिटल एक्सेस क्या होता है जरा देखते हैं, व्हाट इज दिस कैपिटल एक्सेस। दोस्तों कैपिटल एक्सेस अलाउ किया बैंक को कि वो पैसा रेज कर सकेंगे पब्लिक से शेयर बेचकर, लेकिन गवर्नमेंट का भी मेजोरिटी ऑफ द शेयर ये था कंट्रोल के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा ब्रांच नेटवर्क फ्लेक्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बैंक को अलाउ करे कि वो अपना ब्रांच को खोल सके या बंद कर सके बेस्ड ऑन व्हाट मेक सेंस फ्लेक्सिबल एक्सेप्ट रूरल एरिया। फिर हम बात करें रूरल फोकस। रूरल फोकस का मतलब क्या हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड ना। रूरल फोकस का मतलब ये हुआ कि इसने लोकल एरिया बैंक को इंट्रोड्यूस किया, LAB को इंट्रोड्यूस किया गया नरसिम्हन कमेटी 1991 में, राइट। तो इसके अंदर क्या था कि जो कि इन्वेस्टमेंट गैदर करता, सेविंग गैदर करता रूरल एरिया में, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट मिलता। और लास्ट पॉइंट है इनहांस सुपरविजन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है हम स्ट्रेंथन करें ओवरसाइट ऑफ बैंक, मॉनिटरिंग ऑफ बैंक बाय क्रिएटिंग डेलीगेटेड डिपार्टमेंट फॉर इस काउंसिल। अब नरसिम्हन कमेटी 2 की बात करते हैं जो कि 1998 में आया था, इस समझते हैं इसको। पहला पॉइंट है स्ट्रेंथन बैंक और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। मतलब समझिए, देखिए दोस्तों कमेटी ने सजेस्ट किया कि हम बैंक को प्रिपेयर करें पॉसिबिलिटी का कि हम अलाउ करें फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन करेंसी। यहाँ पॉइंट क्या है, फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इट्स करेंसी। देखिए यहाँ लिखा गया, साफ लिखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि लोग जो है आसानी से इंडियन रुपीज़ को एक्सचेंज कर सकेंगे फॉरेन करेंसी के लिए और वैन वाइस वर्सा। इसको करने के लिए बैंक को जो है कैपेबल होना चाहिए कि वो अपने डोमेस्टिक मनी को मैनेज करे, डोमेस्टिक मनी सप्लाई को मैनेज करे और रेशियो को एक्सचेंज करे। तो रिकमेंडेशन के अंदर कुछ मर्जिंग स्ट्रॉन्ग बैंक को भी लाया गया, स्ट्रॉन्ग बैंक को मर्ज किया गया। तो ये था हमारा नरसिम्हन कमेटी 2। अब देखिए पॉइंट बताया जा रहा है नरसिम्हन कमेटी 2 रिकमेंडेशन क्या था। ये पहला पॉइंट है एड्रेस बैड लोन। एड्रेस बैड लोन का मतलब ये हुआ, यहाँ देखिए लिखा है एड्रेस बैड लोन का मतलब ये हुआ कि जो नैरो बैंकिंग कंसेप्ट है वीक बैंक के लिए, इसने नैरो बैंकिंग कंसेप्ट को प्रपोज किया फॉर द वीक बैंक। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या हुआ कि ये सभी बैंक जो है ना लो रिस्क शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे फोकस थे ताकि उनको बैक ऑन ट्रैक लगाया जा सकता है फाइनेंशियली। ठीक है, जो कि हमारे नैरो बैंकिंग कहलाता है, लो रिस्क एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। फिर नेक्स्ट हमारे स्ट्रेंथन कैपिटल बेस। मतलब क्या हुआ कि इसने रिकमेंड किया कि हम मिनिमम कैपिटल एडिक्वेशन से CR को 9% तक बढ़ा देंगे फॉर बैंक। तो ये सो व्हाई इट वाज डन, दिस वुड इंश्योर दैट दे हैव मोर मनी सेट असाइड। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये तो था हमारा ये रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल। यहाँ देखिए लिखा गया रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल।
रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि इसने नरसिम्हन कमेटी ने सजेस्ट किया कि बैंक के बोर्ड हैं उनके पास फ्रीडम होना चाहिए ताकि वो डिसीजन ले सके इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, और गवर्नमेंट के द्वारा इन्फ्लुएंस कम होना चाहिए उनके डिसीजन पे। फिर दोस्तों कुछ और पॉइंट देखते हैं नरसिम्हन कमेटी 2 का। फिर पहला पॉइंट है हमारा मॉडर्नाइज लीगल फ्रेमवर्क, यहाँ देखिए लिखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि रिकमेंड करना कि हम मेजर बैंकिंग लॉ को अपडेट करेंगे, जैसे कि आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन है, ताकि उनको रिलेवेंट बना सके, इफेक्टिव बना सके। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो दोस्तों 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को स्टैब्लिश किया गया, जैसे कि क्रिसिल, इकरा और केयर, राइट। तो ये यहाँ तक हमने देखा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के साथ क्या किया गया। अगला आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में दोस्तों क्या हुआ, नरसिम्हन कमेटी 2 के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का वहाँ देखिए, वहाँ पे मैंने क्या देखा, बीएसई बताया था, अब क्या है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया। और एक है हमारा OTCEI यानी ओवर द काउंटर एक्सचेंज। तो बेसिकली ताकि हम ज़्यादा प्लेटफॉर्म को ऑफर कर सकें स्टॉक ट्रेड करने के लिए या दूसरी सिक्योरिटी को ट्रेड करने के लिए। फिर एक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग भी आया था एफिशिएंसी के लिए। फिर यदि हम दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की बात करें 1991 से लेकर 2010 का, तो सबसे पहला पॉइंट है ट्रेडिंग एफिशिएंसी। ट्रेडिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, इसको समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमने स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम लाया। याद रखिएगा क्या सर लाया, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम लाया गया, जहाँ पे ट्रांजेक्शन को कंडक्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। इससे क्या हुआ कि कोई एनॉर्मस बाइंग और सेलिंग स्टॉक का हो पाया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डीमेटलाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि डीमेटलाइजेशन एक्ट पास हुआ था 1996 में, तो ताकि हम डिपोजिटर को इनेबल कर सकें, जैसे कि NDSL, ठीक है, NDSL को हम लोग इनेबल कर सकें या CDSL को इनेबल कर सकें, जो कि सिक्योरिटीज़ को स्टोर करती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो दोस्तों इसको करने के लिए इस कारण से क्या हुआ कि हमारा बाइंग, सेलिंग, होल्डिंग सिक्योरिटी सेफर हो गया और कन्वीनियंट हो गया। जितने भी सिक्योरिटीज़ थे सभी को कन्वर्ट किया गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेटलमेंट साइकिल इंप्रूवमेंट। तो सेटलमेंट साइकिल इंप्रूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि दोस्तों हमने क्या किया, कितना समय लगता था एक ट्रेड को सेटल करने के लिए, उस टाइम को हमने कम किया। पहले क्या लगता था T+14, तो यही कह रहा है सेटलमेंट साइकिल। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेटलमेंट साइकिल यहाँ बताया जा रहा है कि हम जो टाइम लगता था ट्रेड को सेटल करने के लिए, पहले लगता था T+14 ऑब्लिक T+30, ठीक है, उसको हमने क्या किया T+5 में कन्वर्ट किया। फिर बाद में हमने क्या किया, रोलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। रोलिंग सिस्टम के बाद क्या हुआ कि फर्दर जो है हमने T+3 को T+3 2007 को T+1 में कन्वर्ट किया, राइट। तो ये पॉइंट है। अब यदि हम दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की बात करें तो पहला आता है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है समझिए। देखिए दोस्तों ये अलाउ करता है किसी FII क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, ठीक है, कि वो FII जो इन्वेस्ट कर सके भारत के डेब्ट और इक्विटी मार्केट में। कुछ लिमिट सेट किया गया सरकार के द्वारा, और इसको किसके द्वारा किया गया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम लाया गया 1992 में। फिर मनी मार्केट डेवलपमेंट दोस्तों, इसमें प्राइमरी डीलर यानी कि PDs को इंट्रोड्यूस किया गया। MMF यानी मनी मार्केट म्यूचुअल फंड को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, जो कि बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के मार्केट को इम्प्रूव करने के लिए। PD एक तरह के मार्केट मेकर की तरह काम करते हैं, ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं, जबकि MMF जो है वो इन्वेस्टर को अलाउ करते हैं कि वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सके शॉर्ट टर्म में। फिर यदि हम बात करें रिफॉर्म्स बियॉन्ड द फाइनेंशियल सेक्टर, तो फाइनेंशियल सेक्टर के बियॉन्ड क्या क्या रिफॉर्म आया है डिस्कस करते हैं। पहला हमारा ट्रेड लिबरलाइजेशन, मतलब क्या हुआ कि जो हमारा स्पेशल परमिशन चाहिए होता था गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए, उसके नीड को कम कर दी गई, टैक्स को कम कर दिया गया इंपोर्टेड आइटम पे। इस कारण से दोस्तों ये चीपर हो गया बिजनेस को ब्रिंग करना ज़्यादा गुड एज कम्पेयर टू लायबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन। ये था ट्रेड लिबरलाइजेशन। इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन में क्या हुआ कि हमारा जो रिक्वायरमेंट था बिजनेस को कि उसको स्पेशल परमिशन लेना है ताकि वो सर्टेन गुड्स को प्रोड्यूस कर सके, इससे हटा दिया गया, परमिशन लेना ही नहीं है। और इस कारण से बहुत सारे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, वे विच हैव ऑलरेडी डिस्कस। तीसरा है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है आइए डिस्कस करते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या है कि दोस्तों इसमें चेंज लाया गया पॉलिसीज़ को ट्रेड करने के लिए ताकि इनकरेज करें इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि और जो हमारा FDI का रूल लेस रेस्ट्रिक्टिव बनाएगा ताकि हम अट्रैक्ट कर सके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट को अब्रॉड से। तो इसको कहते हैं हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पब्लिक सेक्टर। आप लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पब्लिक सेक्टर। दोस्तों पब्लिक सेक्टर में क्या है, पब्लिक सेक्टर जो है अपना गवर्नमेंट ने अपने ऑनरशिप का हिस्सा जो है पब्लिक कंपनी में बांट दी, जिससे जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो भी स्टेक खरीद सकते हैं। और इससे क्या होता है, ये गवर्नमेंट का कंट्रोल इन सब इंटरप्राइज पे क्या होता है, कम हो जाता है। फिर दोस्तों यदि हम बात करें इन्वेस्टर डिमांड्स की, अब देखिए फेज 4 की बात की जा रही है। फेज 4 में पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का बात की जा रही है।
दोस्तों क्या हुआ कि फेज 4 जो था हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो स्टार्ट हुआ 2010 से और अभी तक है ये। इसमें कुछ लेसन लर्न किया गया जो कि हमने सिग्निफिकेंटली ग्लोबल क्राइसिस में सीखा था लर्न। अब देखिए 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था ना, उसमें क्या हुआ था वो मैं बताता हूँ। पहला था लो इंटरेस्ट रेट। मतलब क्या हुआ, इसका इफेक्ट क्या पड़ा वो मैं समझा रहा हूँ कि लो इंटरेस्ट रेट मतलब कि इंटरेस्ट रेट जो कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी होता है वो लगभग 1911 अटैक से कम हो गया। इस कारण से बोरो करना काफ़ी चीप हो गया। फिर यदि हम बात करें इजी क्रेडिट, इजी क्रेडिट का मतलब क्या हुआ कि बैंक जो है आसान हो गया, बैंक ने आसान बना लिया लोगों के लिए, खासकर रिस्की बोरोवर के लिए, ताकि उन्हें लोन मिल सके। नेक्स्ट हमारा इजी क्रेडिट। इजी क्रेडिट ने बैंक ने आसान बनाया लोगों को, खासकर रिस्की बोरोवर को उनके होम लोन मिल जाए। फिर नेक्स्ट हमारा सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब कि बैंक ने इन सभी होम लोन को एक साथ बंडल किया कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट में, इसको सिक्योरिटीज बोलते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टर को वर्ल्ड वाइड बेचती थी। नेक्स्ट है हमारा रिलैक्स। तो ये पॉइंट समझ में आया। सिक्योरिटाइजेशन में मैंने आपको बताया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वेस्टर डिमांड। आइए देखते हैं इन्वेस्टर डिमांड का मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टर जिसमें फॉरेनर भी आते हैं वो अट्रैक्टेड थे इन सभी सिक्योरिटीज़ के लिए, क्योंकि इसने हाई रिटर्न प्रॉमिस किया था। फिर होता है बबल बिल्डिंग। बबल बिल्डिंग को देखिए क्या होता है, व्हाट इज दिस बबल बिल्डिंग। तो बबल बिल्डिंग का मतलब कि जब मॉर्गेज का ज़्यादा डिमांड हो, सिक्योरिटीज़ का ज़्यादा डिमांड हो, तो हाउसिंग का जो प्राइजेज है वो रैपिडली बढ़ जाएगा, जिससे बबल क्रिएट होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट रेट हाइक। इंटरेस्ट रेट हाइक का मतलब ये हुआ कि जो फेडरल रिजर्व है उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, जिस कारण से हार्ड हो गया कि वो बोरोवर को हार्ड हो गया कि वो रिपे करे लोन को। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्प्ले डिफॉल्ट प्राइस। तो ये यहाँ देखिए एक पॉइंट बताया जा रहा है डिफॉल्ट राइट। डिफॉल्ट राइट का मतलब क्या हुआ कि हम जो है रीपेमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इस कारण से क्या हुआ कि जो रिस्की बॉरोवर हैं वो अपने मॉर्गेज पेमेंट को मिस करना स्टार्ट कर दिए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टैगियन इफेक्ट। कॉन्टैगियन इफेक्ट क्या होता है कि मॉर्गेज डिफॉल्ट करने लगा, मॉर्गेज डिफॉल्ट के कारण चेन रिएक्शन हुआ, जिस कारण से सिक्योरिटी का वैल्यू प्लमेट करते गया। और लास्ट है इन्वेस्टर लॉस एंड बैंक फेलियर। इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र किया और बहुत सारे इन्वेस्टर बैंक कोलैप्स कर गए। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा यहाँ तक। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा इस सेशन को। सब पॉइंट मैंने क्लियर किया आपको। मैंने पहले आपको बताया कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या बताया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी में। ठीक है, मैंने कैपिटल फॉर्मेशन बताया बहुत ज़रूरी है। फिर एंटरप्रेन्योर का क्या रोल है, फाइनेंशियल सिस्टम कैसे हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि इनफॉर्मल और फॉर्मल सिस्टम में क्या बेसिक डिफरेंस है। इन दोनों का एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझाया। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, डिपॉजिटरी और नॉन डिपॉजिटरी। फिर इसको कैटेगराइज कर सकते हैं रेगुलेटरी, इंटरमीडिएटरी, नॉन इंटरमीडिएटरी में। फिर मैंने आपको समझाया कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके प्रोडक्ट एंड सर्विस, एसेट साइड में क्या होता है, लायबिलिटी साइड में क्या होता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को 4 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट। फिर जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है फाइनेंशियल सिस्टम का वो कैसे हुआ है। फिर इंडिपेंडेंस, पोस्ट लिबरलाइजेशन, पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। फिर इंडिपेंडेंस में क्या क्या हुआ, कौन कौन से बैंक सेट किए, कब सेट किए गए। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, कौन से बैंक सेट किए गए। फिर दोस्तों फेज़ 2 में मैंने आपको बताया, फेज़ 2 के अंदर हमारे DFI, IFCI, SFC इन सभी का फॉर्मेशन हुआ। फिर फेज़ 2 में BSE का फॉर्मेशन हुआ, UTI का फॉर्मेशन हुआ। फिर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 में आया था, इसका क्या इफेक्ट क्यों हुआ था, किस कारण से हुआ था, मैंने आपको कारण समझाया। फिर उसके बाद दोस्तों नरसिम्हन कमेटी का जो पहला रिकमेंडेशन था वो क्या था, नरसिम्हन कमेटी का दूसरा रिकमेंडेशन क्या था। फिर फाइनली मैंने आपको समझाया कि दूसरे फाइनेंस सेक्टर रिफॉर्म क्या क्या है। ठीक है, डिमेटलाइजेशन क्या होता है, ट्रेडिंग एफिशिएंसी क्या होता है, सेटलमेंट साइकिल में इंप्रूवमेंट कैसे हुआ। फिर फेज़ 4 में हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में के बाद क्या हुआ। दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू। आपको यदि इस प्रकार का किसी भी प्रकार का PDF चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।